ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड भूपेश आनंद। लेक्चर नंबर 10 आज हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों। हमने अभी तक 9 लेक्चर्स बेटे हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए। आज लेक्चर 10th को स्टार्ट करने वाला हूं एंड वी आर टुवर्ड्स एंडिंग दिस चैप्टर नंबर 7, अ वेरी लेंथी चैप्टर। बेटे बस ये कंप्लीट होने ही वाला, बस 1-2 लेक्चर्स की बात रह गई है। आपने इतनी पेशेंस रखी है बेटे, बस थोड़ी सी पेशेंस की और बात है। और ये आज का लेक्चर तो बेटे करना ही पड़ेगा, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट। आपके माइंड में जो बातें हैं बेटे एमसीक्यूज में जो आएंगी, उसके लिए आज का लेक्चर मैं समझता हूं बड़ा ही इंपॉर्टेंट फाउंडेशन लेक्चर है, बिकॉज लॉट्स ऑफ एमसीक्यूज आर देयर फ्रॉम दिस चैप्टर नंबर 7 और लेक्चर 10 है बेटे। आप ये देख लीजिए मैं कितना डिटेल में, कितना लॉजिकली, कितना कंसेप्ट वाइज, कितना केस स्टडी वाइज, गूगल क्रोम, पीडीएफ, गानों की हेल्प से मैं चाहता हूं कि आपके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हों। So today we will start with lecture number 10. Please open your registers. Economical analysis, external analysis, and we are doing economical factors. Within economical we are doing macro factors, and we have already taken, I have already delivered an intro lecture on macro, that what I want to see in the macro, macro factors, within macro economical factors. What I mean by aggregate demand, what I mean by aggregate supply, what I mean by government expenditure, what I mean by economic policies, what I mean by fiscal policy, what I mean by we have discussed, at least I have told you the intro part of macroeconomics. बेटे मैंने आपको पूरा ग्लोबली बताने की कोशिश की कि अब हम इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई की बात नहीं करेंगे। वी विल बी टॉकिंग ऑफ इनकम ऑफ इंडिया, इनकम ऑफ अ कंट्री, इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री, जीडीपी ऑफ अ कंट्री, पर कैपिटल इनकम पर पर्सन ऑफ अ कंट्री, एग्रीगेट आउटपुट, होल इंडिया की आउटपुट कितनी है, सप्लाई कितनी है, इंडिया का डिमांड कितना है बेटे, इकोनॉमिक ग्रोथ, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ट्रेड डेफिसिट, इकोनॉमिक ऑप्शंस, इकोनॉमिक पॉलिसीज, इन सब के बारे में डिस्कस करना। तो आज का ये जो लेक्चर है, मैं उससे पहले एक कोटेशन बताना चाहता हूं। सक्सेस मींस ग्रोथ। आप सबको सक्सेस चाहिए बिकॉज यू वांट टू क्लियर इन दिस नॉलेज लेवल। और बेटे ग्रोथ तभी आती है जब बदलाव होता है। बदलाव ही जीवन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है। जैसे मैं अपनी बात करूं, आई यूजुअली टेक फेस टू फेस क्लासेस। 100% हम पहले फेस टू फेस क्लासेस ही लेते थे, आजकल भी ले रहे हैं, लेकिन कुछ कम कर दिया फेस टू फेस बेटे, बिकॉज टाइम इज चेंजिंग लाइक एनीथिंग। अगर हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स में, पेन ड्राइव लेक्चर्स में, गूगल ड्राइव में, न्यू कोर्सेज में, नई बातों में नहीं आते तो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते बेटा। ऐसे बड़े सारे टीचर्स हैं जो अभी तक वीडियो लेक्चर्स पे नहीं आए, तो आई थिंक उनका फ्यूचर कुछ गिरा हुआ, घबराया हुआ अंधकार में है। कहना ये चाहता हूं कि आपको यू हैव टू चेंज, फॉर सक्सेस मीन्स ग्रोथ एंड ग्रोथ मीन्स चेंज। जो नहीं बदलेगा वो पीछे रह जाएगा। आपके सोचने का ढंग बदल गया है बेटे, आप बदल गए हो, आपकी हाइट बदल गई है, आपकी बॉडी में हर सेकंड में आपके सेल्स चेंज हो रहे हैं। इट मीन्स एवरीथिंग इज चेंजिंग इन दिस वर्ल्ड। तो आपके थॉट्स को भी बदलना है, आपको भी मेहनत करनी है और F1 को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है। तो आइए रजिस्टर ओपन कर ले। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप कोटेशन लिखेंगे, अदरवाइज हम आ रहे हैं डायरेक्टली। बेटे आज का ये जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, वी हैव सीन कि हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, जरा देख लेते हैं। वी हैव कवर्ड दिस, एक्सप्लेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मैंने आप सभी को ये फर्स्ट लर्निंग आउटकम बता दिया। देन वी हैव डिस्कस द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ कॉस्ट, देन वी हैव डिस्कस द टाइप ऑफ मार्केट्स और द टाइप ऑफ कंपटीशन, देन आई हैव डिस्कस इकोनॉमिक पॉलिसी एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड व्हाट आर द बिजनेस एक्टिविटीज रिलेटेड विद दैट, ये भी डिस्कस कर लिया बेटे। आज हम इस आज बेटे हम इस F की बातें करेंगे। F, एक्सप्लेन the impact of economic issues on the individuals and economical issues on individuals and household। बेटे आज इसकी बात करने वाले हैं, लर्निंग आउटकम नंबर F। सो टुडे मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या सच में इकोनॉमिक ग्रोथ एवरी कंट्री के लिए बेटे बड़ी इंपॉर्टेंट है, बट उसके साथ साथ कहते हैं और भी बहुत कुछ धीरे धीरे आ जाएगा। जैसे रावण के पास
काफ़ी सारी पावर्स थी, काफ़ी सारी शक्ति थी, काफ़ी सारा ज्ञान था, लेकिन अलॉन्ग विद दैट ज्ञान कुछ अहंकार भी आ गया, ईगो आ गई। सिमिलरली बेटे जैसे एक फूल है, गुलाब का फूल देखा होगा, बड़े सारे फूल हैं, बट उन फूलों के साथ कांटे भी आ जाते हैं। देयर आर सम इश्यूज अलॉन्ग विद इकोनॉमिकल ग्रोथ। तो मैं भूपेश आनंद, आई वॉन्ट टू टेल यू टूडे दैट व्हाट आर द इकोनॉमिकल इश्यूज विच अ कंट्रीज गवर्नमेंट, यू नो, अ गवर्नमेंट हैज टू फेस अलॉन्ग विद इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा है, आपके पास गाड़ी होनी चाहिए, अच्छा है, घर होना चाहिए, अच्छा है, आपके पास मोबाइल फोन आईफोन होना चाहिए, बढ़िया है, लैपटॉप अच्छा है, सब अच्छा है, बट अलॉन्ग विद दैट अगर कुछ ना कुछ ऑटोमेटिकली ड्रॉबैक्स, कुछ डीमेरिट्स, कुछ नेगेटिव्स भी आ जाएंगे। तो आज टुडे वी विल बी गोइंग टू स्टार्ट विद व्हाट आर दोस इकोनॉमिकल इश्यूज अलॉन्ग विद इकोनॉमिकल ग्रोथ। तो मैं आज आपको 4 इश्यूज की बात करूंगा बेटे, इसी की बात करेंगे। मैं भूपेश आनंद, आई विल बी टॉकिंग ऑफ इन्फ्लेशन, दैट हाउ यू नो इफ देयर इज इकोनॉमिकल ग्रोथ, अगर ग्रोथ होगी तो इन्फ्लेशन भी होगी। इन्फ्लेशन के टाइप्स क्या होंगे, इन्फ्लेशन क्या होती है, इन्फ्लेशन से हाउ माय रियल वर्थ ऑफ रुपी विल डिक्रीज, how many types of inflations, and whether there's a high inflation, whether that is good for the economy or whether the low inflation is good for the economy, and what are the objectives or the policy of the government in respect to inflation। ये सभी बातें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आफ्टर दैट आई विल बी डिस्कसिंग स्टैग्नेशन। बेटे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, बट अलॉन्ग विद दैट देयर विल बी सम आउटकम्स, यू नो, द डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर विल इंक्रीज, डिमांड विल इंक्रीज, इंपोर्ट्स विल इंक्रीज, and it will have tantamount to so many other things, that is named as stagnation। अनएम्प्लॉयमेंट भी होने के चांसेस है बेटे। तो आज मैं भूपेश आनंद, आई विल बी टॉकिंग ऑफ इन्फ्लेशन, आई विल बी टॉकिंग ऑफ स्टैग्नेशन, आई विल बी टॉकिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, एंड आई विल बी टॉकिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, सरप्लस एंड डेफिसिट। इन सभी की बात आज हम डिस्कस करेंगे और इनको हम कहेंगे दीज आर नेम्ड एज इकोनॉमिकल इश्यूज इन रिलेशन टू इकोनॉमिकल ग्रोथ। तो बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आज मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं। एक बच्चा तो ढीला बैठा हुआ है और दूसरे बच्चे ने बेटे अभी तक रजिस्टर भी ओपन नहीं किया। क्या कर रहे हो बेटा, अपनी लाइफ के साथ ऐसा मत करो। एग्जामिनेशन फीस दोबारा देनी पड़ेगी अगर आपने ध्यान से नोट नहीं किया तो यू हैव टू नोट इट डाउन ईच एंड एवरीथिंग। मैं भूपेश आनंद आ गया सर, आपके सामने आ चुका हूं और मैं चाहता हूं दैट आई वांट टू, you should write down this learning objective F. Explain the impact of economical issues on individuals, household, businesses in respect to inflation, stagnation, unemployment, and balance of payment. So along with economical growth, there will be some economical issues. बेटे सभी चीजें साथ साथ चलती हैं। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने यही बात डिस्कस करने आया हूं दैट I want to tell you that what is the meaning of inflation, what is the meaning of stagnation, what I mean by unemployment, and what I mean by balance of payment, and how they are outcomes along with the growth, economical growth के साथ साथ ये कैसे हमें ये भी प्रसाद के रूप में मिल जाएंगे और इनका क्या इफेक्ट होता है। पॉजिटिव अच्छे होते हैं, नेगेटिव अच्छे होते हैं, हाई अच्छे होते हैं, लो अच्छे होते हैं। जैसे बेटे ब्लड प्रेशर हाई अच्छा होता है या लो ब्लड प्रेशर अच्छा होता है। एक बच्चा कहता है ना हाई अच्छा होता है ना लो अच्छा होता है, बीच का अच्छा होता है। बहुत बढ़िया बेटे। तो आइए हम सब फर्स्ट पॉइंट की तरफ चल रहे हैं। पहली बात मैं कहने जा रहा हूं महंगाई, इन्फ्लेशन। व्हेन आई से इन्फ्लेशन इट मींस महंगाई, हाय हाय महंगाई। आपने गाना भी सुना होगा, मैं वैसे आज आपको गाना दिखाने वाला हूं। महंगाई, हाय हाय महंगाई, हाय हाय महंगाई। आपने बचपन में या अभी भी अपने पेरेंट्स से ज़रूर सुना होगा कि उनके ज़माने में चावल, उनके ज़माने में चीनी, उनके ज़माने में गेहूं, उनके ज़माने में गैस का प्राइस काफ़ी कम था एज कंपेयर टू टुडेज प्राइस। और उस ज़माने में लोग इतना पैसे कमाते भी नहीं थे, सैलरी भी कम थी, प्राइस लेवल भी कम था और फिर भी पूरे घर का खर्च चल जाता था बेटा। लेकिन आज अगर आप देखें, हस्बैंड भी अर्न कर रहा है, फादर भी अर्न कर रहा है, मदर भी अर्न कर रहे हैं, बच्चे भी अर्न कर रहे हैं, बट स्टिल ड्यू टू सो इन्फ्लेशन, ड्यू टू महंगाई, यू नो द पीपल कैन नॉट एबल टू सेव एज मच जो पहले करते थे।
तो मैं आज आपसे कहता हूं कि आप पैसा कमाते क्यों हैं, वाई यू वॉन्ट टू अर्न मनी। सुनना जी, कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं पहले आपको अपनी कहानी बताऊंगा एंड देन वी विल सी दैट हाउ दीज इकोनॉमिकल इश्यूज आर रिलेटेड विद इकोनॉमिकल ग्रोथ। हम ग्रोथ की बातें करते हैं, हम जीडीपी कहते हैं अच्छी हो, फील गुड हो, पर कैपिटा इनकम अच्छी हो, ये भी अच्छा हो, डिमांड बढ़े, सप्लाई बढ़े, हमारा ट्रेड सरप्लस आ जाए, everything we want good. Okay, it is okay, but along with that good, कुछ सब्जेक्ट्स में आपके कम नंबर भी आने वाले हैं क्योंकि वो ऑटोमेटिकली इन गुड के साथ अटैच्ड हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो these are the four issues which I want to discuss. Inflation is a complementary along with economical growth. इकोनॉमिकल ग्रोथ के साथ इन्फ्लेशन एक कॉम्प्लीमेंट्री रूप में मिलने वाला है। Now the point is what I mean by inflation. बेटे आज जो आप 100 रुपए की चीज, $100 की, 100 यूरोस की परचेज कर सकते हैं, आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद वही चीज आपको 100 रुपए की नहीं मिलने वाली, $100 की भी नहीं मिलने वाली, 100 यूरोस की भी नहीं मिलेगी, 100 जीबी भी नहीं मिलेगी, बिकॉज after 1 year there will be some increase in the prices of those goods and services which you can purchase today at T0 at 100 rupees. The same set of goods you cannot purchase after 1 year for rupees 100, rather you have to pay something more than that 100, and because you have to pay something more than that 100, that more is named as महंगाई, or I will say that is named as inflation. तो आज फर्स्ट इकोनॉमिकल इशू विच विल बी वेरी कॉमन अलॉन्ग विद ग्रोथ विल बी इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन क्यों आएगी ये देखते हैं। बेटे आप ये बताओ, जब ग्रोथ होगी तो डिमांड इंक्रीज होगी, इकोनॉमिकल ग्रोथ होगा तो डिमांड बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, जब डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई आउटपुट भी बढ़ेगी, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट आएगी, अल्टीमेटली दे विल हैव मोर डिस्पोजेबल इनकम, अल्टीमेटली दे विल डिमांड मोर। सब आईफोन को डिमांड करेंगे, लैपटॉप, योगा सीरीज डिमांड करेंगे, घर डिमांड करेंगे, अल्टीमेटली डिमांड विल क्रिएट। वो बेटे इकोनॉमिक्स का रूल है, हमने किया था माइक्रो इकोनॉमिक्स में, दैट व्हेन डिमांड विल इंक्रीज एंड सप्लाई डज नॉट इंक्रीजेस एज पर दैट लेवल, द प्राइस विल इंक्रीज, एंड व्हेन आई से प्राइस विल इंक्रीज, इट इज अ केस ऑफ इन्फ्लेशन। तो आइए एक पहले गाना सुन लें, उसके बाद हम आगे चलेंगे। बेटे गाना बड़ा ही प्यारा सा है, मैं चाहता हूं आप देखें उस गाने को। महीना उछले पेट्रोल डीजल का भी बढ़ गया मोल, शक्कर भाई के काहे बोल। हर महीना उछले पेट्रोल डीजल का भी बढ़ गया मोल, शक्कर भाई के काहे बोल। उसा बासमती धान मरी जात है महंगा। बेटे ये इन्फ्लेशन के ऊपर है, तो मैं भूपेश आनंद यही बात आपको कहना चाहता हूं, दैट व्हाट आई मीन बाय इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मीन्स इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स and services within an economy. Inflation also means decrease in real worth of one unit of currency. बेटे एक यूनिट ऑफ करेंसी में जो डिक्रीज आ जाएगा, that decrease I will say बेटे आप लॉजिकली बताइए, जो चीज आज आप 100 रुपए की खरीद सकते हैं, मैंने कहा आफ्टर 1 ईयर यू कैन नॉट परचेज एट 100 ओनली, रादर यू हैव टू पे सपोजिंगली 110 रुपए देने पड़ेंगे। तो इसका मतलब सेम गुड्स एंड सर्विसेज विच यू कैन बाय टुडे एट T0 at 100 rupees, after 1 year the same set of goods and services you will buy at 110 rupees. So it is named as increase in the general price level, that is increase in the prices. इसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन। और डिक्रीज इन द रियल वर्थ, रियलिटी में आपकी वर्थ कम होती जा रही है।
So we want to find out that what are the issues, economical issues along with economical growth. The first issue which we are going to start with, which we have already started, is named as inflation. And I have just told you what is the meaning of inflation. बेटे मैंने आपको types of inflation बताने आज नहीं बताऊंगा. We have a separate lecture for that. ये last lecture में बताऊंगा that what are the types of inflation. अभी नोट करने के लिए आप लिख लें, डिमांड पुल इन्फ्लेशन होती है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है, बेटे डोमेस्टिक इन्फ्लेशन है. तो आप एक बार उसको लिख लें, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, मॉनेटरी इन्फ्लेशन, एक्सपेक्टेशन इफेक्ट. So these are the 5-6 categories of inflations. इनको हम डिस्कस करेंगे. And what are the objective? आपको क्या लगता है, if you are a government, you know, if you are a finance minister, आप किसी गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर हैं, कि आप ट्रंप बन जाए एक दिन के लिए, जैसे अनिल कपूर बना था नायक चीफ मिनिस्टर एक दिन के लिए. आपको अगर हम एक दिन के लिए चीफ मिनिस्टर बना दें, फाइनेंस मिनिस्टर बना दें, प्राइम मिनिस्टर बना दें, तो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दैट गवर्नमेंट? क्या कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होनी चाहिए या इन्फ्लेशन कम होनी चाहिए? बेटे आप लॉजिकली सोच के बताइए. ब्राजील में हाईएस्ट इन्फ्लेशन है 2000%. एक ब्रेड लेने के लिए आप अभी जा रहे हैं और 5 मिनट के बाद जा रहे हैं तो इन्फ्लेशन हो चुकी होगी. यकीन नहीं है तो अभी मैं गूगल में दिखा दूंगा दैट हाउ मच इन्फ्लेशन इज देयर. क्या वेदर इन्फ्लेशन इज गुड फॉर एनी इकोनॉमी? द आंसर इज नो. It means the objective of any government is that the inflation should be low. होनी चाहिए इन्फ्लेशन, बेटे ना हो तो गलत है. हरकत होनी चाहिए. There should be increase in prices because it is a positive sign that demand is increasing. But that inflation should not be at the highest standard. बेटे आप मेरी बात को समझ रहे हैं? So objective of government is low incidence of inflation as compared to high inflation. High inflation may have different effects. आप बताइए, आपके पास एक पैसे हैं, you are a consumer and you have some money. What are the motives of that money? क्या लगता है क्या मोटिव्स है? बेटे 3 मोटिव्स हैं. एक होता है ट्रांजैक्टिव मोटिव, एक होता है प्रिकॉशनरी मोटिव, एक होता है स्पेकुलेटिव मोटिव. आप सुबह घर से निकलते हैं, आपको पूरा दिन मार्केट में जाना है, फिर क्लास अटेंड करनी है, उसके बाद कहीं और भी जाना है, तो यू कीप सम कैश इन योर पॉकेट. Because today you have to do some transactions. You have to buy metro ticket, you have to buy film ticket, you have to pay something for tea, you want to buy McDonald's combo. तो आप आज के ट्रांजैक्शंस को, रोजमर्रा के आज के जो खर्चे हैं उनको मीट करने के लिए जो पैसे अपनी पॉकेट में रखते हो, that is named as transactive motive. You are getting my point? तो बेटे आप दूसरी बात आप ये बताइए, लॉजिकली कुछ पैसे आप बचा के भी रखते हो जो खर्च नहीं करते. बेटे आप इसलिए रखते हो सो दैट कि फ्यूचर में आपको शायद उन पैसों की जरूरत आन पड़े. सो दैट इज प्रिकॉशनरी मोटिव. एंड समटाइम्स यू कीप कैश फॉर स्पेकुलेटिव मोटिव, कि आप जा रहे हैं और आपको अचानक कोई चीज बड़ी सस्ती सी दिख गई, आपने उसको ले लिया बिकॉज दैट थिंग इज वेरी कॉस्टली, बट बाय चांस इट इज अवेलेबल एट वेरी लो रेट. You're getting my point? So I keep cash. Cash is being kept for 3 motives. One is transactive motive, second is speculative motive, third is प्रिकॉशनरी मोटिव. अब आप ये बताइए, अगर इन्फ्लेशन होगा तो जो ट्रांजैक्शंस आप पहले उस पैसे से कर रहे थे, बेटे ट्रांजैक्टिव मोटिव में आप वो ट्रांजैक्शंस अभी कर लोगे ज्यादा. बताओ क्यों? क्योंकि फ्यूचर में आपको पता है इन्फ्लेशन हो जाएगी. जो आज 100 रुपए में चीज आ रही है, यू विल परचेज एट मोर देन 100 रुपीज आफ्टर सम पीरियड. सो व्हाट यू विल डू? ह्यूमन माइंड क्या करेगा? आज ही उसको खरीद लेगा. और प्रिकॉशनरी मोटिव क्योंकि आपको फ्यूचर में अनसर्टेनिटी दिख रही है, क्योंकि इन्फ्लेशन ज्यादा हो रहा है, देयर इज ए इंसिडेंस ऑफ इन्फ्लेशन, तो यू विल कीप मोर सेविंग्स. इसका मतलब पहले केस में अगर मैं पहला इफेक्ट देखूं तो ट्रांजैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी सेविंग्स कम होंगी, बिकॉज यू आर डूइंग मोर ट्रांजैक्शंस, बिकॉज यू आर वरीड दैट योर प्राइस ऑफ द गुड्स विच यू आर कंज्यूमिंग विल इंक्रीज. तो आज ही आप खरीद लेंगे, होल्ड करके घर में रख लेंगे, उसको स्टॉकिंग कर लेंगे. But if I see from the precautionary motive point of view, your saving part will increase because in future you see some uncertainty. भविष्य में आपको कुछ अनसर्टेनिटी दिख रही है, आपका मन डर रहा है, कुछ होता है, कुछ होता है, मन घबराए, कुछ तो हो जाए. It means future is uncertain because prices are increasing, so you will save more
as compared to if there is no inflation. So savings will increase from precautionary motive point of view and saving will decrease from transaction point of view. It will have different effect, you know. So we want to see that whether inflation is good or not, whether low inflation is good or not, whether high inflation is good or not. So I will conclude that in all this inflation should be there, but high inflation is not good for the economy. बेटे हाई इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं है. तो आप इफेक्ट नंबर 1 लिख लें. एक बच्चा कहता है लिखना है, हाँ बेटे लिखना है, बिकॉज MCQs आएंगे आपको. बेटे इसमें मैं चॉइस नहीं दे सकता, यू हैव टू डू इट. पीपल विल नॉट बी मोटिवेटेड इन सेविंग फॉर ट्रांजैक्टिव मोटिव्स. इफेक्ट 2, पीपल विल सेव मोर इन प्रिकॉशनरी मोटिव. आइए सर, आइए हम आगे. देयर आर सम प्रॉब्लम्स. नाउ द पॉइंट इज, इन्फ्लेशन को मैंने कहा हाई हो तो क्या होगा, लो हो तो क्या होगा. ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट इज दैट देयर शुड बी अ लो इन्फ्लेशन. सो व्हाट आर द नेगेटिव्स, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स अलोंग विद हाई इन्फ्लेशन. सो वो लिखने हैं बेटे रियल वर्थ ऑफ INR. मैंने अज्यूम किया कि अगर इंडिया में इन्फ्लेशन ज़्यादा होती है 15%, 20%, 25%, तो क्या होगा, मेरी रियल वर्थ ऑफ इंडियन रुपी INR विल डिक्रीज. उसकी रियलिटी में वर्थ कम हो जाएगी. और जैसी रियलिटी में वर्थ कम होगी, एक्सचेंज रेट में डॉलर का रेट बढ़ जाएगा. और जैसे डॉलर का रेट बढ़ेगा, इंपोर्ट्स बेटे इंपोर्ट्स आप बताइए इंपोर्ट्स चीपर हो जाएंगे, एक्सपोर्ट्स विल बी मोर कॉस्टलियर. You are getting my point? And it will deal with, it will have balance of payment, trade deficit. तो एक बार हम लिख रहे हैं, what are the problems of high inflation? What are the problems of high inflation? A, real worth of INR will decrease. So purchase of few goods. So economic growth will decrease. लॉजिकली सोचना है, आपने रटना कुछ भी नहीं है बेटे. रटना तो है ही नहीं भूपेश आनंद के लेक्चर में. यार कैसी बातें कर गए आप. आपको लॉजिकली समझना है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं. मैं इस समय इकोनॉमिकल इश्यूज डिस्कस कर रहा हूं और इकोनॉमिकल इश्यूज में इन्फ्लेशन की बातें कर रहा हूं. इन्फ्लेशन में मैंने बहुत कुछ बताया. मैं अब बता रहा हूं व्हाट आर द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स ऑफ हाई इन्फ्लेशन. रियल वर्थ ऑफ INR विल डिक्रीज. सो परचेज ऑफ फ्यू गुड्स. सो इकोनॉमिक ग्रोथ विल डिक्रीज. बेटे जब आपकी रियल वर्थ डिक्रीज होगी तो जो चीज आप पहले उतने की खरीद सकते थे अब कम की खरीदोगे, अल्टीमेटली इकोनॉमिकल ग्रोथ डिक्लाइन करेगी. एक्सपेक्टेशंस ऑफ सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज. आप ये बताइए, पहले 10,000 रुपए पर मंथ देते थे, अब इन्फ्लेशन हो गई तो एम्प्लॉइज क्या एक्सपेक्ट करेंगे, दैट देयर शुड बी हाइक इन द प्राइसेस, इन द सैलरी, इन देयर पे स्केल. सो दिस विल बी द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम वर्कर्स पॉइंट ऑफ व्यू, बट अल्टीमेटली फ्रॉम इकोनॉमिकल ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू इट इज नॉट अ गुड साइन फॉर इकोनॉमिकल ग्रोथ. आप ये बताइए, जब आप सपोजिंगली आप मसाला डोसा बनाते हैं, आपकी शॉप है और आप मसाला डोसा का रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ मसाला डोसा, now you are always investing 10,000 rupees per day or 1,000 rupees per day for purchasing raw material, but the prices of raw material has increased. तो बेटे सपोज करते हैं पहले आप रॉ मटेरियल 50 kgs आता था, बट अब प्राइजेस बढ़ गए हैं तो 1,000 रुपीज़ में आपका रॉ मटेरियल 50 kg से कुछ कम आएगा, 40 kgs आएगा, 45 kgs आएगा. इट मीन्स आपका जो वर्किंग कैपिटल का इन्वेस्टमेंट है दैट विल डिक्लाइन बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द प्राइसेस. सो वी आर डिस्कसिंग व्हाट आर द प्रॉब्लम्स अलॉन्ग विद हाई इन्फ्लेशन. यू गेटिंग माय पॉइंट. तो मैंने पहली प्रॉब्लम आपको बताई, रियल वर्थ ऑफ INR विल डिक्रीज, सो परचेज ऑफ फ्यू गुड्स. ठीक है जी. तो यहां पर आ गए जी हम फोर्थ पॉइंट में, हाई इन्फ्लेशन विल डेप्रिशिएट होम करेंसी. मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट बताया था. पहले सपोज करते हैं, मैं एज्यूम करता हूं यहां पर आपके सामने लिखूं कि 60 रुपीज इज इक्वल टू $1. अब because there is an inflation in my country, in my India, now because of that the real worth will decline of Indian rupees. Now 70 rupees will be equal to $1. बेटे पहले $1 में 60 रुपए आते थे, आज $1 में 70 रुपीज आते हैं. आप बताइए फ्रॉम अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू दे विल बी मोर हैप्पी बिकॉज दे विल हैव मोर नंबर ऑफ गुड्स फ्रॉम इंडिया एट अ चीपर रेट. इंपोर्ट सस्ते हो जाएंगे, एक्सपोर्ट महंगा हो जाएगा, क्योंकि आप जब कुछ बेचेंगे तो आपकी कॉस्ट कम हो, आपकी जो करेंसी है वो चीपर हो चुकी है. तो देखिएगा लिखा है चीपर इंपोर्ट्स एंड एक्सपेंसिव एक्सपोर्ट्स. तो इससे क्या होगा, आउटफ्लो ज़्यादा होगा. जब आउटफ्लो ज़्यादा होगा तो बेटे उससे अल्टीमेटली क्या होने वाला है,
डेफिसिट आने वाला। तो पहला इफेक्ट मैंने आपको बता दिया, बट अलॉन्ग विथ फर्स्ट इफेक्ट मेरे आई हैव टू टेल यू वन कंसेप्ट विच इज नेम्ड एज स्टैग्नेशन. This is stagflation. This is stagflation. This is not stagnation. बेटा दो वर्ड्स डिस्कस कर रहे हैं. Stagflation का मतलब है there is increase in the prices but economic growth is declining. मैं रिपीट करता हूं, there is increase in the prices but economic growth is declining. इस कंसेप्ट का नाम है stagflation. इन्फ्लेशन अलग चीज है, इन्फ्लेशन का भाई बहन है stagflation. तो मैं आ गया जी नेक्स्ट. Because I have to discuss 4 issues. पहला इशू है इन्फ्लेशन, सेकंड इशू इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, थर्ड इशू जो मुझे डिस्कस करना है दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंप्लॉयमेंट. तो आई एम ऑन टू स्टैग्नेशन. तो इफ देयर इज इकोनॉमिकल ग्रोथ, बेटे अगर इकोनॉमिकल ग्रोथ होगी तो ये अच्छी बात है. This is good because capital income will increase, disposable income will increase, demand will increase, everything will be good. But along with that there are some demerits also. बेटे क्या होगा स्टैग्नेशन में, आप पहले ये देख लीजिए. ड्यू टू इकोनॉमिकल ग्रोथ डिमांड इंक्रीज होगी, अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगी, एंड there will be increase in the standard of living and the confidence among consumers. तो देखते हैं, ड्यू टू इकोनॉमिकल ग्रोथ aggregate demand will increase, there will be decrease in unemployment and standard of living will increase. But along with that there will be some demerits also, some problems also. If there is a economical growth, तो जो अमीर हैं वो और अमीर हो जाएंगे और जो गरीब हैं वो और गरीब हो जाएंगे. इसका मतलब there will be a huge gap between rich and poor, and that country cannot grow जहां पर wealth is not equally distributed and there is a huge gap between rich and poor. तो पहला drawback will be along with economical growth, हम ये डिस्कस करें, that is stagnation. We have discussed first issue, that is inflation. Second issue is stagnation. These are the outcomes of economical growth. The gap between rich and poor will increase. There will be increase in pollution. आप देख रहे हैं आजकल pollution का हाल क्या है, air pollution, water pollution, because more production will be there. Economical growth का मतलब क्या, more demand, more production and more exploitation of laborers. Ultimately air pollute होगी, water pollute होगा, natural resources will decline. So this will be outbreak. So this is named as stagnation. So we are discussing stagnation, that issue, economical issue along with economical growth. Increase in exploitation, economical growth will increase. ठीक है, अच्छी बात है. जब हम growth increase करेंगे तो income बढ़ेगी. बेटे मैंने लिखा economical growth. So ये example नहीं है बेटे, पूरा लिखना है इसको. This is economical growth. This is economical growth will increase. इनकम विल इंक्रीज, डिमांड फॉर इंपोर्टेड गुड्स विल इंक्रीज. आप बताइए, जब आपके पास पैसे होंगे तो आप फॉरेन ट्रिप्स में घूमने नहीं जाएंगे, फॉरेन प्रोडक्ट्स को परचेज नहीं करेंगे, जापानीज लैपटॉप, जापानीज गुड्स, अमेरिकन फूड्स, इटली टूर्स आप नहीं करेंगे. अल्टीमेटली क्या होगा, द इंपोर्ट विल इंक्रीज एंड इट विल डिक्रीज द डिमांड ऑफ डोमेस्टिक गुड्स, बिकॉज एवरीवन हैज मनी, ही इज कैपेबल इनफ टू गुड परचेज कॉस्टली गुड्स. सब आईफोन खरीदेंगे and it is a negative for that economy. So if demand is more than supply, we know that अगर डिमांड ज़्यादा होगी और अल्टीमेटली उतनी सप्लाई नहीं होगी तो इन्फ्लेशन होगी. So this is named as stagnation. मैं आ गया जी थर्ड इशू में, अनएम्प्लॉयमेंट. बेटे क्या लगता है, whenever there is economical growth in any country, तो क्या होगा, जॉब्स अवेलेबल होंगी, लोगों का पे स्किल बढ़ रहा होगा, तो सब क्या करेंगे, अपनी एग्जिस्टिंग जॉब छोड़कर दूसरी जॉब में जाएंगे, दूसरी जॉब को छोड़कर तीसरी में जाएंगे. इट मीन्स दे आर रेडी टू वर्क, दे आर विलिंग टू वर्क, they are able to work, but sometimes it happens that they are not getting that much jobs, because जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कई बार वैसी एक्सपेक्टेशन का पे स्केल नहीं होगा, तो there can be existence of unemployment. तो मैं थर्ड इकोनॉमिकल इशू डिस्कस कर रहा हूं, along with inflation, along with stagnation, there can be a unemployment. Unemployment can be of 5-6 types. Again that we will discuss after in the last lecture. But आपको समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा लिखा है, people willing or able to work but cannot find a job. इच्छा तो है,
इंटेंट तो है, नियत तो है, बट दे आर अनेबल टू फाइंड अ जॉब. सो टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. बेटे अब अनएम्प्लॉयमेंट के अलग अलग प्रकार क्या क्या होते हैं वो भी हम खाली लिख लेंगे. आप इसको मैं लॉजिकली लास्ट लेक्चर में समझाऊंगा. साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट. 5 टाइप्स को लिखें बिकॉज आज मैं खाली इकोनॉमिक इश्यूज की बात करने वाला. तो सो ड्यू टू इकोनॉमिकल ग्रोथ पीपल विल चेंज देयर जॉब एंड दे विल नॉट गेट द जॉब एज पर देयर एक्सपेक्टेशंस. सो इट विल लीड टू अनएम्प्लॉयमेंट. नाउ व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. आप बताइए अगर किसी देश में, किसी कंट्री में, किसी सोसाइटी में, किसी मोहल्ले में, आपके घर में अगर सब लोग अनएम्प्लॉयड हैं तो फिर क्या होगा. सोचिए, भगवान ना करे ऐसा हो. मैं तो जस्ट एग्जांपल के लिए कह रहा हूं. एक घर, एक सोसाइटी, एक कंट्री, एक स्टेट में अगर there is huge unemployment, so ultimately people don't have money. They don't have money. It means they will not have any disposable income. It means they will not demand any. Aggregate demand will decrease. Aggregate demand decrease होगी तो supply भी decrease होगी. Ultimately that economy will move into that will enter into that vicious circle. तो आप लिखें problems of unemployment. टैक्स रेवेन्यू भी डिक्रीज होगा. बेटे जब इनकम नहीं होगी, प्रोडक्शन नहीं होगी, तो पर्सनल इनकम टैक्स विल डिक्रीज, वेल्थ टैक्स विल डिक्रीज, डायरेक्ट टैक्स विल डिक्रीज, इनडायरेक्ट टैक्स विल डिक्रीज एंड गवर्नमेंट विल हैव लेस इनकम. ठीक है. एम्प्लॉयड वर्कर्स, बेटे जो लोग ऑलरेडी जो जॉब में काम कर रहे हैं वो डरे डरे रहेंगे. मन में रहेगा दिल हूं करे घबराए, कभी भी जॉब चली जाए. तो देयर विल बी insecurity in the minds of the people, and people will have they are ready to accept the lower wages. Supposingly किसी को 10,000 rupees per month मिलता है, वो अब 6,000 में आ जाएगा, 8,000 में आ जाएगा, because he knows कि all over unemployment है, कहीं जॉब मिलेगी ही नहीं. and it will give a positive sign to the firms क्या करेंगी, उनको exploit करेंगी. किसको exploit करेंगी? वर्कर्स को. उनके पास अब बेस्ट एम्प्लॉय को सिलेक्ट करेंगी, बाकी सबको निकाल देंगी और उसको भी सैलरी कुछ कम पे करेंगे. सो दिस कैन बी अ पॉजिटिव, दिस कैन बी अ बेनिफिट फॉर द फर्म्स, बट इट विल बी नेगेटिव फॉर द वर्कर्स. यू आर गेटिंग माय पॉइंट. तो आप एक बार लिखें प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. टैक्स रेवेन्यू विल डिक्रीज, एम्प्लॉयड वर्कर्स जॉब सिक्योरिटी विल डिक्रीज, डिस्पोजेबल इनकम विल डिक्रीज. यहाँ तो ठीक ही है. बेनिफिट टू फर्म्स. अब देखिए यहां पे क्या लिखा है, बेनिफिट टू फर्म्स. ऊपर था वर्कर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी मैं बता रहा हूं फर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, easy for firms to select best as per their own terms. Firms can select the workers, the best, efficient, skilled workers. Decrease in wages may happen. बेटे अब डोमिनेटिंग नेचर किसका होगा, एम्प्लॉयर का या एम्प्लॉई का? एम्प्लॉयर, मास्टर विल हैव डोमिनेटिंग नेचर. नाउ he can say that I will be paying you less amount of salary. Now this person who is working under this person is named as servant, has to accept that. So there will be decrease in the wages, but so these are the demerits of I will say of unemployment from firm's point of view and individual's point of view. तो last aspect हम discuss कर रहे हैं, last economical issue along with economical growth, that is balance of payment. नेम है balance of payment. BOP बेटे घर का नाम है, छोटा नाम है BOP. जैसे आपके घर के नाम है बंटी, बबली, रामू, छोटू, वैसे ही द फोर्थ इश्यू विच आई वांट टू स्टार्ट इज नेम्ड एज बैलेंस ऑफ पेमेंट. बेटे देखो मेरी बात सुनो, बिल्कुल कमर सीधी करके बैठना, देखो ढीले ढीले नहीं बैठना, थोड़ा पानी पी लो. एक बच्चा कहता है लेक्चर ही कंप्लीट नहीं हो रहा. बेटे आप ये बताइए, मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ आपको, मैंने मूवी का एग्जांपल दिखाया, अभी गूगल दिखाऊंगा, तो यार आप कैसे दोनों चीज़ तो नहीं हो सकती ना. आप लिखें बैलेंस ऑफ पेमेंट. बेटे एक कंट्री दूसरी कंट्री से क्या ट्रांजैक्शंस करती है, या एक इंडिया इंग्लैंड से क्या ट्रांजैक्शंस करती है, यूएसए से क्या करती है, पाकिस्तान से क्या करती है, नेपाल से क्या करती है, बांग्लादेश से क्या करती है. एक साल में वी कैन हैव 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स. जैसे अकाउंट्स में होता था ना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वैसे ही सिमिलरली इन बैलेंस ऑफ पेमेंट वी हैव 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स. ये इसके ऊपर एमसीक्यू आता है, ध्यान से मेरी बात को सुनिए. मैं कहता हूं एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट, और एक होता है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, जिसको हम फाइनेंशियल अकाउंट भी कहते हैं. करंट अकाउंट का मतलब है
कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो पैसे आए या गए ड्यू टू गुड्स एंड सर्विसेज, ड्यू टू एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज या तो हमने इंपोर्ट की होंगी और या हमने एक्सपोर्ट की होंगी अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो रेवेन्यू एक्सपेंस या रेवेन्यू इनकम्स क्या रही, दिस इज नेम्ड एज करंट अकाउंट। आप चेक करिए करंट अकाउंट में गुड्स एंड सर्विसेज इफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, एंड इफ एक्सपोर्ट्स आर मोर देन इंपोर्ट्स, लॉजिकली सोचिए कंट्री के लिए क्या बेटर पोजीशन रहेगी, एक्सपोर्ट्स ज्यादा होने चाहिए या इंपोर्ट्स ज्यादा होने चाहिए? ठीक बताया आपने, एक्सपोर्ट्स शुड बी मोर देन इंपोर्ट्स। अगर एक्सपोर्ट्स ज्यादा होंगे सो आई विल से इट इज नेम्ड एज ट्रेड सरप्लस, एंड इफ इंपोर्ट्स आर मोर इट विल बी नेम्ड एज ट्रेड डेफिसिट। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ट्रेड सरप्लस की बात करेंगे, ट्रेड डेफिसिट की बात करेंगे इफ एक्सपोर्ट्स आर मोर, सो आई एम टॉकिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो इफ along with economical growth the fourth economical issue will be balance of payment। बेटे बैलेंस ऑफ पेमेंट करंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट कैपिटल अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट फाइनेंशियल अकाउंट। अभी हम करंट अकाउंट में हैं। करंट अकाउंट में मैंने बताया एक्सपोर्ट्स होंगे, इंपोर्ट्स होंगे, गुड्स एंड सर्विसेज के। अब इसका इफेक्ट क्या आएगा बेटे? ट्रेड डेफिसिट और ट्रेड सरप्लस दो चीजें होंगी। जैसे आप किसी अकाउंट्स को बनाते हो तो प्रॉफिट हो सकता है या लॉस हो सकता है। जब आप किसी से ट्रेड करेंगे तो या तो आपने सेल ज्यादा किया या परचेजेस ज्यादा किए, इंपोर्ट्स ज्यादा किए या एक्सपोर्ट्स ज्यादा किए। इफ एक्सपोर्ट्स आर मोर देन इंपोर्ट्स इट विल बी नेम्ड एज ट्रेड सरप्लस, और उस ट्रेड सरप्लस में ये होगा। आप बताइए जब मैं ज्यादा एक्सपोर्ट करूंगा तो मेरे पास डॉलर्स आएंगे, बिकॉज ऑल फॉरेन ट्रांजेक्शन्स आर ऑन द बेसिस ऑफ यूएसडी। मैं ऑयल भी खरीदता हूँ, दुबई से सोना भी खरीदता हूँ, पाकिस्तान से ड्राई फ्रूट्स भी परचेज करता हूँ। आई हैव टू पे और आई हैव टू रिसीव इन डॉलर्स, फॉरेन एक्सचेंज। तो मेरी फॉरेन एक्सचेंज मेरे घर में आएगी। आप बताइए जब मेरे पास फॉरेन एक्सचेंज आएगी तो आई विल बी मोर वेल्दियर, मैं अमीर बन जाऊंगा, मेरी गुडविल बढ़ेगी, मेरी क्रेडिट रेटिंग बढ़ेगी, एंड आई विल बाय माय वर्थ ऑफ माय कंट्री रुपी विल बिकम स्ट्रॉन्गर। वो स्ट्रांग बन जाएगा क्योंकि मेरे पास रिजर्व है। तो देखिए क्या लिखा मैंने, मोर इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मोर इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो माई रिजर्व विल इंक्रीज, मोर वेल्थ, बेटे वेल्थ बढ़ जाएगी और मेरी एप्रिसिएशन इन द करेंसी विल देयर। बेटे आप बताइए जब वेल्थ बढ़ जाएगी और मेरी करेंसी कॉस्टलियर हो जाएगी, पहले 60 रुपीज का एक डॉलर आता था, अब 50 रुपीज का एक डॉलर आ रहा है। सो दिस इज अ प्राइड फॉर इंडियंस दैट नाउ देयर करेंसी इज बिकमिंग कॉस्टलियर। इट मीन्स एक्सपोर्ट्स कॉस्टलियर हो जाएंगे, इंपोर्ट्स चीपर हो जाएंगे, तो एग्रीगेट डिमांड विल इंक्रीज, एंड व्हेन एग्रीगेट डिमांड विल इंक्रीज, और अगर सप्लाई नहीं होगी तो इन्फ्लेशन होगा। तो देखिए मैंने आपके सामने आई हैव टोल्ड यू दैट व्हाट आर द इकोनॉमिकल इश्यूज इन रिस्पेक्ट टू बैलेंस ऑफ पेमेंट, एंड विद इन दैट करंट अकाउंट में क्या क्या होगा। When I say current account, I mean trade deficit or trade surplus। तो मैंने अभी तक आपको ट्रेड सरप्लस की बात बताई है। Now let's come to trade deficit। बेटे चेन ऑफ ट्रेड डेफिसिट, अगर डेफिसिट होगा तो इट मीन्स एक्सपोर्ट्स कम होंगे और इंपोर्ट्स ज्यादा होंगे, जैसे पाकिस्तान कर रहा है। अल्टीमेटली क्या होगा, देयर विल बी मोर आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी, यूएसडी मेरा और ज़्यादा चाहिए, मेरा आउटफ्लो होगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स डिक्रीज करेंगे, मेरी करेंसी डेप्रिशिएट करेगी, इंपोर्ट्स सस्ते हो जाएंगे और एक्सपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? तो देखिए लिखिए, मोर आउटफ्लो, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स विल डिक्रीज, क्रेडिबिलिटी विल डिक्रीज। मेरी क्रेडिबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी जैसे ही रिजर्व्स कम होंगे, और जैसे ही एज माई क्रेडिबिलिटी विल डिक्रीज आई विल नॉट एबल टू बोरो इंटरनेशनल लेवल, मुझे भीख मांगनी पड़ेगी, बेटे अल्टीमेटली प्रॉब्लम आएगी। सो दीज आर द द सेल्स ऑफ दिस चेन। तो मैंने आपके सामने अभी फोर्थ इशू डिस्कस कर रहा हूँ, फोर्थ इकोनॉमिकल इशू, दैट व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट of in relation to economical growth. So in relation to economical growth, when I say balance of payment, I can discuss balance of payment in three parts: on account of current account, on account of capital account, on account of financial account, that is official reserve. तो मैंने आपको current account के रिलेशन में बता दिया। बेटे कैपिटल क्या होगा,
कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, कैपिटल एसेट्स, जब आप बोरो करेंगे, एसेट्स परचेज करेंगे, डैम्स बनाएंगे, सो दैट समथिंग, दैट फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन रिलेशन टू कैपिटल एसेट्स, इन रिलेशन टू कैपिटल बोरोइंग्स, उसको हम बोलते हैं बेटे कैपिटल अकाउंट। और लास्ट है फाइनेंशियल अकाउंट्स, कैश फ्लोस। तो आप मेरी बात को समझ रहे हैं। मैंने अभी तक आपको इकोनॉमिकल इश्यूज बताए हैं एंड आई हैव टोल्ड यू दैट व्हाट आर द इफेक्ट्स, what are the economical issues in relation to economical growth. hope you are enjoying it. आइए मैंने एक छोटी सी चीज आपके लिए निकाली हुई है बेटे, आइए देखते हैं मैंने क्या आपके लिए निकाला है। मैंने इकोनॉमिकल ग्रोथ और इकोनॉमिकल इश्यूज को डिस्कस करने के लिए गूगल बाबा से पूछा कि गूगल बाबा ये तो बता। तो बेटे गूगल बाबा ने कुछ बताया है, पॉलिसीज ऑफ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट एंड व्हाट विल बी द economical issues, what are the drawbacks with economical growth. तो ये सारे ड्रॉबैक्स हमने डिस्कस किए, 4 इश्यूज डिस्कस किए। होप यू आर एंजॉइंग द थिंग्स। बेटे आज के इस लेक्चर में आपसे एमसीक्यूज पूछे जाएंगे इन रिलेशन टू इकोनॉमिकल इश्यूज। तो उम्मीद है कि आपने लिखे भी होंगे और बात को भी समझ आई होगी। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।